जहां अंधरवारी गांव में खेतों में लगी गेहूं की फसल में आग लग गई। इस घटना में सैकड़ों बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना पर जब दमकल की गाड़ियां पहुंची तो पानी खत्म होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बड़ी खबर नवादा से, अंधरवारी गांव में खेतों में लगी गेहूं की फसल में आग लग गई। इस घटना में सैकड़ों बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। सूचना पर जब दमकल की गाड़ियां पहुंची तो पानी खत्म होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिससे काफी देर तक लोगों और दमकल कर्मियों के बीच नोकझोंक भी होती रही। तो खेत में लगी गेहूं की फसल देखिए किस तरीके से जल रही है। लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार ये आग फैलती जा रही है। हालांकि दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन पानी की कमी की वजह से भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोई ग्रामीण के द्वारा किसी तरह से जो जली हुई पराली थी और जो कटा हुआ पराली था उसमें कहीं पर अपना आग लगाए हैं और वो धीरे धीरे विकराल रूप पकड़ लिया। और विकराल रूप पकड़ने के बाद कम से कम तो जला हुआ जो खेत है वो 60-70 बीघा तो गेहूं जला होगा कम से कम, और तो 60-70 बीघा से ऊपर भी जला है, कम नहीं जला है। नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्यसभा में सदस्य के तौर पर शपथ ली और इसी के साथ नीतीश कुमार की केंद्र की राजनीति में वापसी हो गई और बिहार नई सरकार की ओर एक कदम आगे बढ़ गया है। मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। 2 दशक बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर संसदीय राजनीति में लौट आए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नीतीश कुमार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के गवाह जेडीयू और बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता बने। शपथ लेने के बाद नीतीश के चेहरे पर मुस्कान दिखी। उन्होंने पुराने संसद भवन की ओर देखते हुए कहा कि पहले तो हम यहीं थे ना। अरे 3 गो है आप। अरे आपको प्रणाम कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। अब पहले तो हम यही ना थे। नीतीश के राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री सहित तमाम नेताओं ने शुभकामनाएं दी। खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, नीतीश कुमार देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। सुशासन को लेकर उनकी प्रतिबद्धता की हर तरफ सराहना हुई है और उन्होंने बिहार के विकास में अमिट योगदान दिया है। उन्हें एक बार फिर संसद में देखना बहुत सुखद होगा। सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके लंबे राजनीतिक अनुभव से संसद की गरिमा और बढ़ेगी। राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने पर उन्हें हार्दिक बधाई और आगे के कार्यकाल के लिए ढेरों शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री और हम के संयोजक जीतन राम मांझी ने एक भावुक पोस्ट किया। मांझी ने लिखा, बस इतना कहूंगा, बिहार विल मिस यू नीतीश जी। ये मैं ही नहीं, पूरे बिहार की जनता कह रही है। खैर, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के साथ बिहार नई सरकार की तरफ एक कदम और आगे बढ़ गया। नीतीश कुमार के दिल्ली लौटते ही बिहार की सियासी हलचल भी दिल्ली से पटना शिफ्ट हो गई। शाम तक दोनों डिप्टी सीएम भी पटना लौट आए। हालांकि लोगों की जेहन में अब भी एक ही सवाल घूम रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो 2 बातें तय है। पहली ये कि जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम डिप्टी सीएम पद के लिए फाइनल है, और दूसरी ये कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा। ऐसे में अब सीएम की रेस में कौन कौन है वो भी जान लीजिए। इस रेस में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हैं। इनके अलावे भी कई और नेता इस रेस में हैं, जिनमें नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, रेणु देवी, संजीव चौरसिया, जनक राम, रमा निषाद और डॉक्टर संजय जायसवाल हैं। अब इनमें से किसके सर सजता है ताज और कौन बनता है बिहार का सरताज, ये 15 अप्रैल तक पता चल पाएगा। फिलहाल बिहार में सियासी हलचल तेज है और हर एक राजनीतिक हलचल को सबसे पहले जानने के लिए देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पटना पहुंचने के बाद सीएम नीतीश को बधाई दी। राज्यसभा सांसद बनने पर बधाई दी। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार के विकास में नीतीश कुमार की अहम भूमिका है। उन्होंने पूरे राज्य को संवार दिया। सत्यनिष्ठा शुभकामना बधाई पूरे बिहार की जनता की ओर से भी, जिसके विकास और प्रगति के लिए वो प्रतिबद्ध रहे और बिहार को सजाने संभालने में अहम भूमिका निभाई। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हरिवंश नारायण सिंह को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। ऐसे में राष्ट्रपति के मनोनीत करने के बाद एक बार फिर से हरिवंश राज्यसभा सांसद बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि हरिवंश को राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर बधाई। सरल स्वभाव और चेहरे पर मुस्कान, जिनकी योग्यता, विचार और योगदान के खुद प्रधानमंत्री मोदी कायल हैं, कुछ ऐसी ही है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी की पहचान। पत्रकार के तौर पर करियर की शुरुआत करने वाले हरिवंश नारायण सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। 10 अप्रैल को राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत किए जाने के बाद वो तीसरी बार राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर हरिवंश जी को राज्यसभा के लिए नामित होने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा, हरिवंश जी ने पत्रकारिता और सार्वजनिक जीवन में अमूल्य योगदान दिया है। वे एक सम्मानित बुद्धिजीवी और विचारक हैं। उन्होंने अपने गहन विचारों और अंतर्दृष्टि से पिछले कुछ वर्षों में सदन की कार्यवाही को समृद्ध किया है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। आगामी संसदीय कार्यकाल के लिए उन्हें मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के बलिया के छोटे से गांव सिताब दियारा में 30 जून 1956 को हरिवंश जी का जन्म हुआ था। करियर की शुरुआत पत्रकार के तौर पर टाइम्स ग्रुप के साथ की, फिर 3 साल तक बैंक में नौकरी करनी पड़ी, लेकिन मन नहीं माना और एक बार फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में लौट आए। पत्रकारिता में अपनी खास पहचान बनाने के बाद 2014 में हरिवंश की संसदीय राजनीति में एंट्री हुई, जब जेडीयू से पहली बार राज्यसभा के वे सांसद बने। फिर 9 अगस्त 2018 को पहली बार राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचित हुए। तब से उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाते आ रहे हैं। राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर हरिवंश जी की तब हर किसी ने तारीफ की जब 22 सितंबर 2020 की सुबह धरना पर बैठे निलंबित सांसदों के लिए चाय लेकर खुद संसद परिसर पहुंच गए थे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बक्सर का एक युवक अमन तिवारी अपने देश के प्रधानमंत्री की हत्या का सौदा करने चला था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को ईमेल कर संपर्क किया। पैसे के बदले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जानलेवा हमले की साजिश रचने का प्रस्ताव दिया और इस काम को अंजाम देने के लिए सिर्फ 22 दिन का समय मांगा। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। नापाक इरादा, साजिश का जाल, 22 दिन का सवाल, सुरक्षा बनी ढाल। एक ईमेल, एक साजिश और एक ऐसा दुस्साहस जिसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। बक्सर का एक युवक अमन तिवारी, जिसने अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देने के लिए सरहदों के पार तक दस्तक दे दी। 7 समंदर पार अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को खत लिखा। खत में क्या था? देश के प्रधान सेवक पर हमले की एक खौफनाक योजना और उसे पूरा करने के लिए 22 दिनों का वक्त। एक ऐसी अनहोनी जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। दरअसल अमन ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को ईमेल भेजा। ईमेल में पीएम नरेंद्र मोदी पर हमले की योजना का जिक्र किया। अमन ने साजिश को अंजाम देने का दावा किया। साजिश को पूरा करने के लिए 22 दिनों का समय मांगा। यही नहीं, ज्यादा पैसे कमाने के लालच में उसने ये साजिश रची। लेकिन शायद वो ये भूल गया कि जिस देश के प्रधानमंत्री की बात वो कर रहा है, उनकी सुरक्षा सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि एक अटूट कवच है। हर खतरे को भांप लेने वाली एजेंसियां, हर साजिश को नाकाम कर देने वाली चौकसी और हर कदम पर सतर्क निगाहें। 140 करोड़ भारतीयों की दुआएं। पीएम मोदी की सुरक्षा महज एक प्रोटोकॉल नहीं, भारत की आन बान और शान की मिसाल है।
ये वो अभेद्य दीवार है जिसे भेदना तो दूर, छूने की कोशिश करने वाले भी सलाखों के पीछे नजर आते हैं। आपको ये बताया है कि जैसे ये एक व्यक्ति है, ये पहले भी इन्होंने इस तरह का जो है थ्रेट जो है कोलकाता एयरपोर्ट के संबंध में जो है दिया था, तब भी जो कोलकाता पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था। इसमें भी इस बार भी इन्होंने जो है बेसिकली लैपटॉप इनके पास जो है सीज़ भी किया गया है और अन्य और भी उपकरण जो है सीज़ किए गए हैं। इनका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये जो है थ्रेट जो है क्रिएट किया और वहाँ पर भेजा, और इसमें इन लोगों के साथ में जो भी अन्य लोग भी हैं उस पर हम लोग और वर्क कर रहे हैं। यही वजह है कि नापाक इरादे सिर्फ इरादे ही रह जाते हैं और देश का नेतृत्व हर हाल में सुरक्षित रहता है। जांच एजेंसियां अब इस साजिश की हर परत उधेड़ रही है। मोबाइल जब्त हो चुके हैं, कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बक्सर के रसेन गांव के रहने वाले हैं अमन तिवारी। स्थानीय स्कूल कॉलेज से पढ़ाई की है, एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता है। तकनीक और इंटरनेट की गहरी समझ है। 2022 में कोलकाता एयरपोर्ट को उड़ाने की भी इसने धमकी दी थी। वो 22 साल का युवक 22 दिन मांग रहा था तबाही के लिए, पर उसे ये पता नहीं था कि इस देश की मिट्टी का एक एक जर्रा अपने नेता की हिफाजत के लिए जाग रहा है। साजिशें रची जाएंगी, मिटा दी जाएंगी, पर भारत का नेतृत्व सुरक्षित था, सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज पांडे की रिपोर्ट। और अब बात ऐसी खबर की जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। जहानाबाद में गुरुकुल हॉस्टल में बेहद ही शर्मनाक घटना घटी है। हॉस्टल के गार्ड ने 5 अप्रैल को एक 5 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म करके उसका कत्ल कर दिया। पोस्टमार्टम में हुए खुलासे के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। देखिए पूरा मामला। जहानाबाद, जहां एक गुरुकुल छात्रावास में मासूमियत ने दम तोड़ दिया। 5 अप्रैल की वो काली रात जब एक बच्चे की सांसें थम गई। पहले कहा गया कि गिरने से मौत हुई, लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा डरावनी निकली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो खुलासा किया वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। उसे ऐसी दरिंदगी का शिकार बनाया गया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। वो गया था पढ़ने, वो गया था अपना भविष्य संवारने। माँ बाप ने भारी मन से लेकिन आंखों में उम्मीद के सपने सजाकर उसे गुरुकुल की दहलीज पर छोड़ा था। किसे पता था कि जिस जगह को संस्कार और शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहाँ कोई आदमखोर भेड़िए के रूप में बैठा है हॉस्टल का गार्ड संचालक, जिनके जिम्मे था बच्चे की सुरक्षा। उन्होंने ही ये नरक बना दिया। पुलिस कह रही है कि मामले का खुलासा हो गया है, लेकिन अब सवाल इंसाफ का है। ऐसे दरिंदों को सजा सिर्फ कानून की किताबों वाली नहीं, बल्कि ऐसी मिलनी चाहिए कि दोबारा किसी गुरुकुल में कोई मासूम अपनी जान न गवाए। आखिर कब तक हमारी मासूमियत इन भेड़ियों का निवाला बनती रहेगी? ये सिर्फ एक बच्चे की मौत नहीं, ये भरोसे की हत्या है। ये समाज के माथे पर वो कलंक है जो कभी नहीं धुलेगा। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये एक सवाल है हर माता पिता के भरोसे पर, हर उस संस्थान पर जो गुरुकुल के नाम पर बच्चों को रखती है। हमारे मासूमों की जान लेने वाले ऐसे दरिंदों को फांसी दो, सार्वजनिक रूप से, ताकि हर कोई देखे कि बच्चों से छेड़खानी करने वाले का क्या अंजाम होता है। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ईमेल के जरिए विधानसभा को साइनाइड गैस और आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई। तत्काल सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और विधानसभा परिसर की चप्पे चप्पे की जांच की गई। जांच में कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं मिली, लेकिन इस धमकी के बाद सवाल कई हैं। ये तस्वीरें हैं बिहार के लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा परिसर की। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम विधानसभा परिसर के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। बम निरोधक दस्ते की टीम पूरे साजो सामान के साथ पहुंची है। विधानसभा परिसर का हर कोने में सुरक्षा बल फैले हैं। हर जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
दरअसल बिहार विधानसभा को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। एक संदिग्ध ने ईमेल के जरिए दावा किया कि विधानसभा परिसर में साइनाइड गैस और RDX जैसे विस्फोटक का इस्तेमाल कर बड़ा धमाका किया जाएगा। इस धमकी के सामने आते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई। बड़ी खबर राजधानी से है, जहां बिहार विधानसभा को उड़ाने की धमकी मिली है। बांग्लादेश अबू शहीद मामले, चेन्नई पुलिस को सुधरने की हिदायत देने सहित कई मामलों को लेकर आज धमकी मिली है। एक लेटर के माध्यम से धमकी दी गई है। बिहार विधानसभा आप देख सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था को तत्काल कड़ी की गई है। धमकी के बाद बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड की टीमों ने पूरे कैंपस की तलाशी ली और इस दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। धमकी मिलने के बाद बिहार विधानसभा की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। विधानसभा परिसर के आसपास सुरक्षा घेरा भी बढ़ा दिया गया है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा, पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रही है। बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली जाकर, इस संदर्भ में पूर्व में भी इस तरह की बातें आई थी जाकर के, और वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की थी जाकर के, और आज भी जानकारी मुझे प्राप्त हुई जाकर के है, और पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई जाकर के है, और पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर इन बातों को देख रही कार्रवाई कर रही है। बिहार में कोर्ट को बम से उड़ाने की लगातार धमकी मिल रही थी। अब बिहार विधानसभा को RDX से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर धमकी भरा ईमेल कौन भेज रहा है? धमकी वाले मैसेज के पीछे किसका हाथ हो सकता है? धमकीबाज पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आ रहे? बिहार में बार बार बड़े संस्थानों को उड़ाने की धमकी क्यों दी जा रही है? आखिर पुलिस कब इस मामले की तह तक पहुँचेगी? न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। बिहार में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रपत्र 1 जारी करने का आदेश दिया है। साल 2011 की जनगणना के आधार पर होगा प्रपत्र। यहां पर डिजिटल माध्यम से तैयार किया जाएगा। नगर निकाय गठन से बदले क्षेत्रों का पुनर्निरीक्षण होगा। सभी पंचायत पदों के लिए आरक्षण निर्धारण होगा। जिला परिषद से लेकर के ग्राम पंचायत तक लागू होगा ये नियम। 13 अप्रैल से अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। 27 अप्रैल को प्रपत्र 1 का प्रारूप प्रकाशन होगा। 27 अप्रैल से 11 मई तक आपत्ति दर्ज करने का समय होगा और फिर 14 मई तक आपत्तियों का निष्पादन होगा। 18 मई से 22 मई तक अपील का निपटारा किया जाएगा और 25 मई को प्रपत्र 1 का अंतिम प्रकाशन। 29 मई को जिला गजट में प्रकाशित होंगे ये आंकड़े। पटना से बड़ी खबर, जहां निलंबित डीएसपी गौतम कुमार से ईओयू की टीम ने पूछताछ की है। करीब 4 घंटे तक ईओयू की टीम ने पूछताछ की। सीमांचल के अलावा हाल ही में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मिले भव्य मकान को लेकर सवाल पूछे गए। गौतम पूरी पूछताछ के दौरान सवालों का जवाब देने में लगातार आनाकानी करते रहे। सीमांचल में कैंप कर रही ईओयू की टीम ने पिछले 4 दिनों में कई इनपुट मुख्यालय के अधिकारियों को दिए। गौतम की अचल संपत्तियों का सत्यापन करने के साथ सीमांचल के सफेदपोश लोगों से उनकी नजदीकी की बात भी सामने आई है। गौतम ने अपने ऊपर लगे कई आरोपों को खारिज किया। मुजफ्फरपुर के गोरीगामाडी में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब लोग बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। शुक्रवार को सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक आवारा कुत्ता अचानक से खूंखार हो गया, लोगों पर हमला करने लग गया। कुत्ते ने घर के बाहर बैठे और सड़क पर घूम रहे ग्रामीणों को दौड़ा दौड़ा कर काटा। अब पूरे गांव में दहशत का माहौल है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए और इस हमले में 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष भी हैं। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल और शहर के विभिन्न निजी अस्पतालों में भी कराया जा रहा है, जबकि कुछ की तो हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थिति बिगड़ती देख ग्रामीणों ने एकजुट होकर के कुत्ते को मार गिराया, तब जाकर के हालात काबू में आए। टहल रहे थे, हमारी पत्नी फूल और तुलसी सब अपना पूजा के लिए तोड़ रही थी। उसके बाद उधर से कुत्ता आया और उन पर अटैक किया। हम उसको हटाना चाह रहे थे, भगाना चाह रहे थे। इसके बाद हम पर अटैक किया और ऐसे गांव में करीब 40 से 50 आदमी को डैमेज किया है।
खबर गयाजी से, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। सीबीआई की टीम ने भारतीय स्टेट बैंक के लोन फील्ड ऑफिसर को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारी की पहचान रवि रंजन कुमार के रूप में की गई है। बता दें कि नीमचक बथानी प्रखंड के छतनी गांव निवासी निरंजन कुमार ने 10 लाख रुपए के लोन के लिए आवेदन किया था। आरोप है कि लोन पास करने के एवज में फील्ड ऑफिसर ने 95,000 की रिश्वत मांगी थी। इस मांग से परेशान होकर निरंजन ने विजिलेंस विभाग से शिकायत की, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाकर रवि रंजन कुमार को घूस लेते दबोच लिया। और देखिए, बांका से बड़ी खबर मिल रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज में भारी बवाल हुआ है। छात्रों के 2 गुटों ने बवाल काटा है। ये मामला कॉलेज के ही छात्र और छात्रा की आपत्तिजनक स्थिति में पाने के बाद यहां पर कॉलेज के छात्रों का 2 समूह सामने आकर बवाल काटने लग गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बांका एसडीएम राजकुमार और एसडीपीओ अमर विश्वास के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर छात्रों को समझाने के काफी कोशिश किए। अब इस घटना को लेकर कॉलेज प्रबंधन की ओर से दोनों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही गई है। देखिए, इस मामले को लेकर 2 गुटों के बीच में जबरदस्त हंगामा हुआ है। पुलिस बल की वहां पर तैनाती करनी पड़ गई। दरअसल इंजीनियरिंग कॉलेज में ये भारी बवाल हुआ है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लंबे समय से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे। हम लोग से जब कोई पूछता था बिहार के मुख्यमंत्री कौन है तो नाम नीतीश कुमार बताते थे, लेकिन अब वो नाम बदलने वाला है। उनके जगह पर बिहार की राजनीति में अभी कौन आपको योग्य व्यक्ति लग रहा है जो नीतीश कुमार के जगह पर आ सकता है? ऐसा है कि हमारे समझ से तो योग्यता की कमी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। वो एनडीए का मामला है, एनडीए के भीतर के मामला है। एनडीए क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, कौन सा योग्य एक आदमी होंगे उसमें, तो एनडीए चुनेगा। कुछ लोग अलग अलग वर्ग के लोगों की बात कर रहे हैं, एससी एसटी से। अब बिहार की जनता है, बिहार की जनता हम हैं, लेकिन वो तो अब गवर्नमेंट बनाना है एनडीए को। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो नाम घूम रहा है मुख्यमंत्री की कुर्सी के आसपास, उसमें से आपको किसका चांस ज्यादा लग रहा है? ये कहिएगा, अब महागठबंधन की बात कीजिएगा। एनडीए 2 घटक है, यहाँ 2 एनडीए है, मोर्चा है यहाँ बिहार में, तो उसमें आप महागठबंधन की अगर बात कहते तो हम उसमें आपको तुरंत हम कह देते कि हमारा योग्य नेता कौन है। हाँ। पर हम लेकिन देखिए वो हम तब पूछते जब चुनाव का समय रहता। तो अभी चूंकि वो समय है नहीं, अभी तो एनडीए की सरकार बनी हुई है, तो एनडीए के बीच का ही कोई मुख्यमंत्री होगा। और एनडीए के बीच के कुछ लोगों का नाम, 2-3 महिलाओं का भी नाम आ रहा है, जिसमें रमा निषाद हैं, रेणु देवी हैं, कुछ लोग श्रेयसी सिंह का भी नाम ले रहे हैं, उसके अलावा दिलीप जायसवाल हो गए, सम्राट चौधरी का बहुत बार नाम आ रहा है। तो इसमें से कोई आपको स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रहा है? एक बात है कि जैसे कि आपने सम्राट चौधरी का नाम लिया आपके हिसाब से, पर हमारे हिसाब से ये सारा ऐसा नाम है जो आ रहा है बार। हाँ, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन मेरा समझ है कि जैसे ओबीसी हो या शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, उसमें अगर जो एनडीए के बहुत से घटक दल है, उसमें नेता लोग हैं, उसमें कुछ लोगों को चुन करके अपना दे। आपको क्या लग रहा है कौन योग्य व्यक्ति बिहार में अभी आपको दिख रहा है जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जगह पर बैठाया जाए तो बिहार के लिए शायद बढ़िया रहेगा? हमको तो अभी जितना नाम आ रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने जामनगर गुजरात में वनतारा यूनिवर्सिटी शुरू करने की घोषणा की है। ये वन्य जीव संरक्षण और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित दुनिया की पहली एकीकृत वैश्विक यूनिवर्सिटी होगी। वनतारा यूनिवर्सिटी की नींव पशु कल्याण, वैज्ञानिक प्रगति और वन्य जीव संरक्षण पर आधारित है। इस संस्थान का लक्ष्य पशु चिकित्सा, संरक्षण और वन्य जीव देखभाल के क्षेत्र में भविष्य के लीडर्स तैयार करना है। इसका पाठ्यक्रम भारत की सदियों पुरानी ज्ञान परंपराओं का उपयोग करके
शिक्षा का एक उद्देश्यपूर्ण और भविष्य उन्मुखी मॉडल तैयार करेगा। अनंत अंबानी ने कहा, संरक्षण का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम लोगों और संस्थानों को करुणा, ज्ञान और कौशल के साथ जीवों की सेवा करने के लिए कैसे तैयार करते हैं। वंतारा यूनिवर्सिटी की परिकल्पना उस व्यक्तिगत अनुभव से प्रेरित है। ये विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों को एक साथ जोड़ते हुए वास्तविक अनुभव और फील्ड वर्क पर आधारित शिक्षा प्रदान करेगा। वंतारा की जमीनी अनुभव को शैक्षणिक कार्यक्रमों और शोध में शामिल किया जाएगा। कुल मिलाकर वंतारा यूनिवर्सिटी भारत को वन्यजीव और पशु चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। खबर लगातार जारी